नमस्कार सभी जो प्रतिभागी रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसकी स्टडी कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एवीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। रीट का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस बार रीट में मौका दिया गया है। तो उस कारण से कुछ पाठ्यक्रम में नया परिवर्तन किया गया है। कॉमर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स को उसमें ऐड किया गया है और उस ऐड किए गए टॉपिक्स में से एक टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उनको नोट जरूर करें, क्योंकि ये आपके रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो शुरू से बात करेंगे कि स्थापना कब हुई। तो देखिए, किसी भी बैंक की मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण तथा आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। कोई भी देश हो तो उसकी एक मौद्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण और उनको कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है, उसकी आवश्यकता होती है। और भारत में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता 18वीं शताब्दी से अनुभव की जा रही थी। भारत में 18वीं शताब्दी के से ही इसकी आवश्यकता है वो अनुभव की जा रही थी। सर्वप्रथम बात करें तो सन 1773 में वारेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। सबसे पहले क्या हुआ था, 1773 में वारेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल व बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया और 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य लॉर्ड किन्स ने केंद्रीय बैंक की स्थापना का भी प्रश्न उठाया। इसके बाद तीन प्रेसिडेंस बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंस बैंक ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंस बैंक ऑफ बम्बई, जिसको आप मुंबई बोलते हो, को मिलाकर 1921 में एम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको उसके साथ साथ मैं कुछ हिंट्स दूंगा कि ये आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, नंबर 1। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है कि कौन कौन से तीन बैंक थे जिनको मिलाकर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो आपको तीनों बैंकों के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यद्यपि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कई कार्य सौंपे गए, लेकिन नोट निर्गमन का अधिकार उनको नहीं दिया गया। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपका बनता है ये कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कार्य सौंपे गए, परंतु उनमें से ये कार्य नहीं सौंपा गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि नोट निर्गमन से संबंधित अधिकार उसको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। उसमें मुद्रा का निर्गमन भारत सरकार द्वारा तथा साख नियंत्रण का काम इंपेरियल बैंक द्वारा किया जाता था। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इंपेरियल बैंक ऑफ
इंडिया को कौन से अधिकार है वो नहीं सौंपे गए थे, या कौन से अधिकार है वो सौंपे गए थे। इसके नेक्स्ट बात करें तो हिंटल यंग कमीशन ने मुद्रा व साख को नियंत्रण करने की दोहरी नियंत्रण पद्धति थी उसको समाप्त करने तथा बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय बैंक की सिफारिश की गई थी। क्योंकि पहले दोहरी नियंत्रण की पद्धति एक सरकार, भारत सरकार और इसके साथ इंपीरियल बैंक था, वो दोनों मिलकर ये कार्य कर रहे थे। तो उस व्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई। और इस कार्य के लिए 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना पर भी बल दिया। नेक्स्ट, सन 1933 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें भी भारत में राजनीतिक जो प्रभाव है उससे मुक्त केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। और इन सभी सुझावों को दिए जाने के फलस्वरूप भारतीय विधायिका सभा में 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया और जिस पर 6 मार्च 1934 को वायसराय ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसमें भी आपको ध्यान में क्या रखना है कि बिल कब प्रस्तुत किया गया था। विधायिकी जो सभा है उसमें 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 8 सितंबर 1933, और जिस पर वायसराय ने जो हस्ताक्षर किए थे वो डेट थी 6 मार्च 1934। और गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1933 में, जिसमें क्या हुआ था कि भारत में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ये डेटें आपको ध्यान में रखनी है। और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। आपको ये डेट ध्यान में रखनी है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। और केंद्रीय बैंक जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं ने 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया गया था। आपको डेट जरूर ध्यान रखनी है, 1934 में स्थापना की गई लेकिन 1 अप्रैल 1935 से उसने कार्य करना प्रारंभ किया गया था। ये डेट आपको दिमाग में रखनी है कि स्थापना तो 1934 में कर दी गई थी, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसके स्वामित्व में पूंजी कितनी थी और स्वामित्व उसका स्वामी कौन था, उसका मालिक कौन था। तो शुरू से अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी, जबकि अब क्या है, वो केंद्रीय बैंक है। पहले वो अंशधारियों के बैंक के रूप में कार्य करता था और उसकी अधिकृत और निर्गमित जो पूंजी थी, अथोराइज्ड एंड इश्यूड जो कैपिटल थी, वो 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। इसमें से जो 5 लाख पूंजी थी उसमें से 2200 अंश 2200 जो अंश है 2200 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। किसमें से? 5 लाख में से 5 लाख जो अंश थे उसमें से 2200 अंश है भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों की न्यूनतम योग्यता धारण जो योग्यता है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक थे और बैंक की शेष पूंजी पर निजी अंशधारियों का अधिकार था। रिजर्व बैंक का जो संचालन है वो एक केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है और इसमें आपको बता दें कि एक गवर्नर होता है और गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य संचालकों की नियुक्ति है वो निजी अंशधारियों द्वारा की जाती थी, उस समय की बात हो रही है। लेकिन देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति में बैंक के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक के विधान में ये व्यवस्था की गई कि यदि सरकार केंद्रीय संचालन मंडल की जो नीति है
उनके जो फैसले हैं उससे असहमत होती है तो सरकार का निर्णय है वो अंतिम होगा, क्योंकि देश की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति है वो उसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक के संविधान था उसमें ये व्यवस्था की गई कि यदि सरकार केंद्रीय संचालन मंडल की नीति से असहमत है तो उसे सरकार का निर्णय मानना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से इसके राष्ट्रीयकरण की मांग की जाने लगी थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ा और जनमत में ये बात और ज़्यादा प्रबल हो गई। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। अतः फरवरी 1947 में रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया। डेट आपको ध्यान में रखनी है। फरवरी 1947 में रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया और तदनुसार सितंबर 1948 में भारतीय संसद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित किया गया। सितंबर 1948 भारत के आज़ाद होने के बाद सितंबर 1948 में भारतीय की जो संसद थी उसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण जो अधिनियम था उसको पारित किया गया। उपयुक्त अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को भारत का जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और पूरा स्वामित्व सरकार के पास आ गया था। सरकार ने बैंक के जो अंशधारी थे उनको प्रत्येक 100 रुपये के लिए 118 रुपये 10 आने मतलब 62 पैसे का मुआवजा देने का निर्णय लिया और मुआवजे की जो रकम थी 118 रुपये 62 पैसे प्रति दर से नगद भुगतान और शेष 100 रुपये के बदले 3% ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड उनको दे दिए गए थे। 100 रुपये के तो उनको बॉन्ड दे दिए गए थे और 18 रुपये 62 पैसे का उनका नगद में भुगतान कर दिया गया और उसका बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जनवरी 1949 में। बिल कब पारित किया गया? सितंबर 1948 में। और निर्णय कब किया गया था? फरवरी 1947 में। निर्णय कब हुआ? फरवरी 1947 में। पारित कब किया गया था? सितंबर 1948। बैंक जो बिल पास किया गया था उस बिल का नाम क्या था? भारतीय संसद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 1948 में पास किया गया और 1 जनवरी 1949 को भारत के रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और पूरा स्वामित्व वो सरकार के पास आ गया। सरकार ने अंशधारियों को 100 रुपये के लिए 118 रुपये 10 आने यानी 62 पैसे का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था और मुआवजे की जो रकम थी 18 रुपये 62 पैसे प्रति अंश की दर से नगद भुगतान और 100 रुपये के बदले उसे 3% ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड दिए गए। तो इस प्रकार से आज हमने डिसाइड किया कि भारत का जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई, उसकी पूंजी कितनी है और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इससे संबंधित आपके जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो आप इसका पूरा अध्ययन करें और डेट्स जो आपको मैंने बताई थी उन डेट्स को पूरा ध्यान में रखें और नोट जरूर करें, क्योंकि नोट करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।